Hello friends, today we are going to study the chapter of class 10th history, Nationalist movement in Indochina. Nationalist movement in Indochina. We are going to talk about the country Vietnam. वियतनाम को इंडिया के 2 साल पहले 1945 में इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम चाइना. चाइना वाज रूलिंग इट, बट उसके बाद भी फ्रांस वाज रूलिंग इट फॉर अनदर 3 decades, 30 years और लगे उसे टू फॉर्म द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम. एंड एज वी नो कि इंडो चाइना में 3 मॉडर्न कंट्रीज आती हैं ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया. इससे पता चलता है जो वियतनाम है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे एंड दे वर लिविंग देयर इन वियतनाम. और मतलब जब उसके बाद भी जब चाइना ने उसे इंडिपेंडेंस दे दिया था, देन ऑल्सो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल वियतनाम में डिवाइड हो गई थी कंट्री. ओके, बट दे वो फॉलो चाइना से इंडिपेंडेंस तो मिला, बट दे वो फॉलोइंग द चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और वो सब चाइनीज कल्चर वही सब फॉलो करते थे. दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम चाइना. ठीक है. एंड वियतनाम इज ऑल्सो लिंक टू द सिल्क रूट्स, और there are many trade networks which connect Vietnam from other countries as well. When French took control of the Vietnam, जिस reason की वजह से वो आए थे, they controlled the military and the economy of the Vietnam. बट आफ्टर दैट कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री को उन लोगों ने पूरी आर्मी कंट्रोल करी थी और इंडस्ट्रीज और वो सब उनकी थी, तो दे वर इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी. बट देन दिस ट्राई टू रीशेप द कल्चर, जो भी उनके ट्रेडिशंस थे उनको चेंज करने का, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की उन्होंने कोशिश करी. दे केम इन टू वियतनाम इन 1858 दिस, एंड देन दे गॉट कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न रीजन. सबसे पहले उन्होंने नॉर्दर्न रीजन को कंट्रोल किया. फिर फ्रैंको चाइनीज वॉर हुआ था, विच मीन्स फ्रांस और चाइना के बीच में वॉर हुआ था टू गेन इंडिपेंडेंस, टू गेन कंट्रोल ऑफ वियतनाम. China lost the war, and then French controlled the Tonkin and Annam. Tonkin and Annam French वियतनाम के 2 important cities हैं. And then French Indochina was formed. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी अभी वियतनाम को सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ द फ्रेंच, एंड हाउ दे रेसिस्टेड ऑल द थिंग्स व्हाट दे डिड. एंड वन मोर थिंग, जो मैंने स्टार पॉइंट आई हैव मार्क्ड सम स्टार्स फ्रॉम ऑरेंज पेन, and they are the important terms which you can learn. They will be very helpful for you. Now, why the French thought colonies were necessary? 2 important reasons हैं: natural resources and the civilizing mission. जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो वो इसलिए आई थी क्योंकि हम लोगों के स्पाइसेस और हम लोगों के जो सिल्क था वो सब बहुत उन लोगों को चाहिए था फॉर देयर इंडस्ट्रीज. सो सेम रीज़न वियतनाम में आने का था फॉर फ्रेंच. दे केम फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं, चीज़ें थी, एसेंशियल गुड्स थे जो होने चाहिए थे, वो लोग उसकी वजह से आए थे. एंड ऑल्सो यूरोप का उस टाइम पे बहुत एडवांस्ड था, डेवलप्ड कंट्रीज थी यूरोप की, तो दे थॉट दैट कि हमारी ड्यूटी है कि जो बाकी अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें डेवलप करने के लिए. Now, what they did first is they built canals and draining lands in the Mekong Delta. Mekong is the river, उधर रिवर का नाम है, और इसकी वजह से हमें पता है कि राइस एक पैडी, राइस एक खारिफ क्रॉप है. इट नीड्स वाटर, सो द कैनाल्स हेल्प्ड इन द राइस कल्टिवेशन. और राइस कल्टिवेशन इतना बढ़ गया था कि what they were producing, they exported most of that to other countries. Like if we divide the production in 3 parts, उसका 2 parts तो वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, 2/3 part was exported, and they became the 3rd largest exporter of rice in the world. Then अब ये एग्रीकल्चर में तो इन लोगों ने कर लिया डेवलपमेंट्स. नाउ दे वांटेड टू डू द डेवलपमेंट्स इन दी इंडस्ट्रीज. नाउ वो लोग जो अपना रॉ मटेरियल वो सब लेके जाते थे टू देयर कंट्रीज, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो उसकी वजह से उन्होंने ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क वो सब बनाया, जो नॉर्दर्न और सदर्न वियतनाम को चाइना से कनेक्ट करता था, कंबोडिया से कनेक्ट करता था, and all that. Now we are going to talk about a famous writer and a policy maker, Paul Bernard. Paul Bernard को बुलाया था फ्रांस से बुलाया गया था, यूरोप से बुलाया गया था टू वियतनाम टू डिसाइड अमंग फॉर द कौन सी पॉलिसीज यूज़ करके उन लोगों को डेवलप करना चाहिए वियतनाम को. ठीक है. एंड ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट
जो कॉलोनीज हैं, इकोनॉमी कॉलोनीज ऑफ द वियतनाम, उनको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि उनका था कि जो हम लोग कॉलोनीज क्यों एक्वायर करते हैं, इंडस्ट्रीज हैं तो उनको प्रॉफिट करने का बहुत ज़रूरत है। तो इकोनॉमी डेवलप होगी तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग विल बी इम्प्रूविंग, सो दे विल बाय मोर गुड्स। ओके, सो मार्केट, अगर वो आप लाइक कि ज़्यादा खरीद रहे हैं सामान, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो और जो बिजनेसमैन वो सोचेंगे हमें भी, अच्छा हमें भी ना उसमें वही वाले गुड को की बिजनेस करना चाहिए, तो हम लोगों को भी प्रॉफिट होगा, तो वो उस गुड के लिए मार्केट एक्सपैंड होगी और ज़्यादा लोग आएंगे विच विल बी सेलिंग दैट गुड, सो इट विल बी लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट्स फॉर द बिजनेस। और ये सारी जो मार्केट्स है, जिन बिजनेसमैन थे फ्रेंच के, फ्रांस के थे, तो इट विल बी गुड फॉर देम। एंड द थर्ड की जो वियतनाम में बहुत सारे ग्रोथ्स हैं, उन लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए नहीं होती है क्योंकि पॉपुलेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा है, उन लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, और जो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो बहुत कम था, लाइक इट कैन नॉट मीट द डिमांड्स। पॉपुलेशन ज़्यादा है बट जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, एंड ऑल्सो द नॉट एबल टू गेट लाइक कि उन लोगों के लोग जो भी ग्रो करने के लिए जो पेजेंट्स हैं वो लोग लोन्स लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू पे बैक देम, सो देर आर इन मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, so that's why the three things are there: high population levels, low agriculture demands, and the extensive indebtedness among the peasants. अब इन चीज़ों को कम करना है, हटाना है, वो कहते हैं कि जो रूरल पॉवर्टी है, ये लोग गरीब हैं ऑल दैट, तो और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स होने ज़रूरी हैं, जैसे जापान में हुए थे। उन लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स किए थे और उनसे इंस्पायर होकर वो कहते हैं कि अच्छा लैंड रिफॉर्म्स करो, जो भी मतलब लाइक कि जो कंट्रोल लैंड, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं वो लोग कंट्रोल करते हैं सारा लैंड, उसको वो नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे डिवाइड करके पेजेंट्स को भी देना चाहिए। एंड ऑल्सो ये भी सफिशिएंट नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंडस्ट्रियल की जापान के एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा जॉब्स होते हैं। Okay, so the colonial economy in Vietnam was primarily based on rice cultivation and rubber plantations. Rice cultivation सबसे ज़्यादा होती थी और rubber plantations वियतनाम में बहुत ज़्यादा थे। और दिस एलाइट मीन्स जो वियतनाम के रिच वाली जो हाई क्लास सोसाइटी, रिच वाले लोग हैं वियतनाम के, वो और फ्रेंच मिल के रबर प्लांटेशंस को ओन करते थे, एंड दे डिड द राइस रबर रबर कल्टिवेशन। और इसकी वजह से मतलब कि रेल और पोर्ट फैसिलिटीज़ थी टू ट्रांसपोर्ट देम from the fields and all that to France. They had to transport for producing it in the industries and bringing it back and all that. उसके लिए इंडेंचर्ड लेबर बहुत यूज़ करते थे। इंडेंचर्ड लेबर है जो फोर्स्ड का लेबर होता है, उन लोगों को फोर्स किया जाता है। उन जो लेबर्स होते हैं उन लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होते, बट जो उन्हें एम्प्लॉय करते हैं दे हैव इमेंस पावर। वो लोग उन लोगों को कितना भी काम कराएं, कुछ भी दें, वेजेस नहीं देते प्रॉपर, उनसे मतलब नहीं होता, बट जो उनको काम पे रखते थे दे हैड वेरी मच पावर्स, बट द लेबरर्स डोंट हैव पावर। तो फ्रेंच ना व्हाट बर्नार्ड सेड वाज कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, बट फ्रेंच ने उसकी कॉन्ट्रास्ट में ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ज़रा सी भी नहीं करती, दे डिड लिटिल टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी। और रूरल एरियाज में वो कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट और ज़्यादा लैंड लॉर्डिज्म स्प्रेड हो रहा है, और ज़्यादा लैंड जो लैंड लॉर्ड्स हैं बड़े बड़े वो और अपना कंट्रोल कर रहे हैं, लैंड्स पे रोप जमा रहे हैं, and the standards of living decline. They wanted to improve the standards of living so that markets would expand, but what everything was in contrast, जो भी वो बोलता था नहीं होता था। Now in the next lecture we are going to study about the education system. Do like, subscribe. Do like, subscribe. And if you like the video, do like, subscribe, and please do like it and subscribe my channel.